1980 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनवादी हो जाने के बाद विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष की नीति ने दम तोड़ दिया और साम्राज्यवाद से मुकम्मल मेल मिलाप की जमीन तैयार होने लगी। इस दौर में ऐसी छवि उभरी कि साम्राज्यवाद अपराजेय है और समाजवाद क्षणभंगुर। लेकिन 1991 के बाद, खासकर 21वीं सदी में, साम्राज्यवाद के चौतरफा संकट उभरने से यह समझ में आने लगा है कि उसकी संरचना दुर्योधन की काया की तरह है, जिसका सारा शरीर भले ही वज्र का बन गया हो, लेकिन कमर कच्ची है। वह भीम का एक प्रहार भी नहीं झेल सकता। लेकिन साम्राज्यवाद चाहे जितना खोखला हो, दुनिया का मजदूर वर्ग भीमकाय नहीं बना है। वह साम्राज्यवाद पर निर्णायक प्रहार की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में आज का सबसे जरूरी कार्यभार है कि मार्क्सवाद लेनिनवाद को आज की ठोस परिस्थिति की जरूरतों के अनुसार विकसित कर उसे जनमानस में पिरो दिया जाए। इस अर्थ में रूसी क्रांति की जय और पराजय दोनों के सबक अत्यंत प्रासंगिक हैं। संकट के इस मोड़ पर रूसी क्रांति के 100 वर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह समझना है कि किसी भी देश में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण की भौतिक परिस्थितियां कैसी होती है और उसमें काम करने का मार्क्सवादी तरीका क्या हो सकता है। खासकर वैसे समाज में जहां इस दिशा में प्रयास हुआ हो और सारी संरचना पूंजीवाद की सेवा में लग गई हो या बिखर गई हो। मार्क्सवाद सामाजिक विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत है और ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण उसकी आत्मा है। यह सर्वमान्य तथ्य है, लेकिन विरले लोग ही इसका सही उपयोग कर पाते हैं और यही कारण है कि विरले लोग ही क्रांति को जीत की मंजिल तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं या क्रांतिकारियों को समझाने में सफल हो पाते हैं कि तत्कालीन परिस्थिति में समाज का शक्ति संतुलन क्रांति के अनुकूल नहीं है और उसमें मजदूर वर्ग को अपनी भूमिका का निर्धारण कैसे करना चाहिए। ऐसा कर वे समाज के गर्भ में पल रही क्रांति के भ्रूण को बाहरी खतरों से बचाते हैं और उसे सुरक्षित ढंग से भावी पीढ़ी के हाथों में सुपुर्द कर अपने क्रांतिकारी दायित्व का निर्वाह करते हैं। विश्व सर्वहारा के प्रथम सिद्धांतकार मार्क्स एंगल्स ऐसे ही विचारक थे। उनके नेतृत्व में किसी देश में सर्वहारा क्रांति विजयी नहीं हुई, लेकिन उनके सैद्धांतिक प्रभाव के बिना एक भी क्रांति संपन्न नहीं हुई। उनके इसी योगदान ने दोनों को युगों युगों तक जिंदा रहने का आधार तैयार कर दिया है। ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण कर रक्षात्मक नीति का नमूना हम एंगल्स के नाम मार्क्स के पत्र, जो उन्होंने 8 अक्टूबर 1858 में लिखा था, में देखते हैं। इन दोनों के कार्यकाल में पूंजीवादी विकास और सर्वहारा क्रांति का केंद्र यूरोप था, जिससे पूंजीपति वर्ग भयभीत था। यह वस्तुगत परिस्थिति का एक पक्ष था, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के विशाल भूखंड में पूंजीवादी संबंधों का विस्तार हो रहा था और वह उसे जीवन दान दे रहा था। इस जीवनदायी स्रोत का उल्लेख करते हुए मार्क्स लिखते हैं, विश्व बाजार की स्थापना कम से कम बाहरी स्वरूप के तौर पर और उस पर आधारित उत्पादन पूंजीवादी समाज का विशिष्ट कार्यभार है। कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशीकरण तथा चीन और जापान के बाजार खुल जाने से यह काम पूरा हो गया लगता है। इस प्रक्रिया के परिणाम पर नजर डालते हुए वे आगे लिखते हैं, हमारे लिए कठिन प्रश्न यह है, इस उपमहाद्वीप में क्रांति तुरंत संभव है और वह शीघ्र ही समाजवादी चरित्र अख्तियार कर लेगी। इस बात पर ध्यान देने से कि दुनिया के बड़े भूभाग में पूंजीवादी समाज की गति उत्थान की ओर है, छोटे से कोने में क्रांति का कुचल दिया जाना क्या निश्चित नहीं है। 20वीं सदी आते आते परिस्थिति बदल गई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई और यूरोप क्रांति के केंद्र से अवसरवाद के गढ़ में तब्दील हो गया। मार्क्स ने यूरोप में क्रांति के विस्फोट की जिस संभावना का जिक्र किया था, यूरोप का सर्वहारा उस अवसर को गंवा चुका था। साथ ही दूसरा बदलाव यह आया कि उपनिवेशों के नए सिरे से बंटवारे के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच विश्व युद्ध अनिवार्य हो गया।
इन बदलावों का ठोस विश्लेषण करते हुए लेनिन ने निष्कर्ष निकाला कि अकेला एक देश में भी क्रांति विजयी हो सकती है, और वह उसी देश में विजयी होगी जो साम्राज्यवाद की सबसे कमजोर कड़ी साबित होगा। यह साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का निष्कर्ष था, जो मार्क्स के निष्कर्ष से सर्वथा भिन्न था। क्रांतिकारी आंदोलन में टूट फूट और प्रतिक्रियावादियों के आक्रामक तेवर का हवाला देकर एक बार फिर यह समझाने की कोशिश हो रही है कि सभी रंग ढंग के कम्युनिस्ट नामधारी संगठनों को किसी न किसी स्तर पर एकजुट हो जाना चाहिए। इस तरह के अपील करता चाहे या ना चाहे, लेकिन उनकी अपील का संदेश जाता है मानो प्रतिक्रियावाद की विजय इस टूट फूट के कारण हो गई। यह नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के राजनीतिक औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, लेकिन वे इससे बेपरवाह हैं। नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के ऐतिहासिक महत्व को टुकड़ों में देखने की आदत पड़ गई है। एक धारा हथियारबंद संघर्ष को इसका केंद्रीय योगदान मानती है, तो दूसरी धारा भूमि संघर्ष को। इस बीच एक नई प्रवृत्ति चल पड़ी है, वर्ग संघर्ष को पृष्ठभूमि में धकेलकर पहचानों के संघर्ष को अहमियत देने की। इन सब में एक समानता है कि वे नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह से निकले संशोधनवाद विरोधी आवाज को अहमियत नहीं दे पाते। इस समझ के दबाव में सीपीआईएमएल के कई ग्रुपों ने यह नीति स्वीकार कर ली कि अगर वर्ग संघर्ष पृष्ठभूमि से चला गया हो तो जातीय संघर्ष प्रमुख बन जाता है। साथ ही यह कहा जाने लगा है कि जाति ही वर्ग है और जाति संघर्ष को वर्ग संघर्ष का पर्याय मानना फैशन जैसा हो गया। यह वर्ग संघर्ष से इनकार कर मजदूर वर्ग को पूंजीपति वर्ग के सामने निहत्था करने जैसा है। इस परिघटना ने एक तरफ मार्क्स के विश्लेषण को सही साबित किया, तो दूसरी तरफ 20वीं सदी के कम्युनिस्ट, जो उस समय के सामाजिक जनवादी थे, आंदोलन में व्याप्त अवसरवाद और साम्राज्यवाद के अंतर संबंध पर लेनिन की थीसिस की पुष्टि कर दी कि साम्राज्यवाद और मजदूर वर्ग की राजनीति में व्याप्त अवसरवाद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह है वैचारिक राजनैतिक दलदल जिसमें क्रांतिकारी फंस गए हैं। यह कैसे हुआ और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इन सवालों का जवाब खोजकर ही रूसी क्रांति की जय पराजय के सबक सीखने का दावा किया जा सकता है। रूसी क्रांति के 100 साल के विश्लेषण के माध्यम से हमने आज के ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है।